दोस्तों आज पेश है कनकटी जादूगरनी। ये कवच चित्र है दोस्तों। राजा रुद्र प्रताप बहुत नेक दिन और शिकार प्रिय राजा थे। उनकी रानी का नाम रूपमती था। एक दिन राजा रुद्र प्रताप जंगल में शिकार खेलने गए। शाम ढलने लगी। शाम गिर आई है, लेकिन अभी तक एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। मैं आज बिना शिकार महल में नहीं लौटूंगा। और मूसलाधार बारिश की शुरू हो गई। पानी से बचने के लिए राजा रुद्र प्रताप ने एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। दूर खड़ी एक राक्षसनी की नजर राजा रुद्र प्रताप पर पड़ी। अरे, यह राजा रुद्र प्रताप है। इस वक्त जंगल में क्या कर रहा है? वाह, राजा अपने वंश में करके यह अच्छा मौका है। यदि राजा मेरे जाल में फंस गया तो मैं रानी बन राज करूंगी। और राक्षसनी ने रूप बदलकर एक सुंदर युवती बन गई। और फिर बू, अरे, यह किस औरत की रोने की आवाज़ है? इस घने जंगल में कौन होता है? कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो तुम? मैं असहाय और दुखी औरत हूँ महाराज। मेरा नाम चंद्रमुखी है। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? चंद्रमुखी पिता थे महाराज। कल रात मैं अपने पिता के साथ इस घने जंगल से गुजर रही थी तो एक शेर ने मेरे पिता को आक्रमण कर दिया और उन्हें मार डाला। अब आगिन जिंदा बच गई। मेरा अब कोई नहीं है महाराज। वो हमें तुम्हारे पिता की मृत्यु का बहुत अफसोस है। तुम रो मत, मैं अपने साथ तुम्हें महल ले चलूंगा। और बारिश रुकने के पश्चात राजा रुद्र प्रताप चंद्रमुखी को घोड़े पर बैठाकर महल की ओर लौट पड़े। महल में चंद्रमुखी, आज मैं तुम इस महल में मेरी मेहमान बनकर रहोगी। लेकिन महाराज, मैं इनकार मत करो चंद्रमुखी। हम तुम्हें साथ लाए हैं तो हम राजा का फर्ज निभाने दो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। वो राक्षसी मन की मुराद पूरी हो गई। अब महल में तो पहुंच गई हूँ, अब राजा के वश में करने का उपाय सोचती हूँ। रानी रूपमती, राजा राजा रुद्र प्रताप की पटरानी बनने के लिए मुझे तेरे से ही शुरुआत करनी होगी। वो राक्षस ने अपना रूप बदल दिया। और उसी दिन अस्पताल में पहुंची। हाँ, जोर से भूख लगी है मुझे। और की वो राक्षस ने एक घोड़े को शहीद कर डाला। और फिर हड्डियां रानी के रूपवती के महल में कक्ष में फेंक दी। रानी रूपमती, अब तेरे अंत की शुरुआत है। वो चंद्रमुखी बनकर वह अपने कक्ष में लेट गई। खर्र। वो राक्षसी का अब रोज का यही कर्म बन गया था। घोड़े का मांस बहुत स्वादिष्ट है। और उस रोज राजा अपने कक्ष में हड्डियां देख रानी रूपवती परेशान हो गई। पहरेदार, हमारे कक्ष में ये जानवर की हड्डियां कौन फेंक कर जाता है? मालूम नहीं महारानी, हम जागते रहते हैं लेकिन कोई नज़र नहीं आता। मेरे कक्ष पर कड़ी नज़र रखो। जो भी मेरे कक्ष की हड्डियां फेंके उसे गिरफ्तार कर लो। अच्छा महारानी। और उधर अस्पताल में घोड़े कम होते जा रहे थे। ही भूख लगी है। और एक दिन राजा रुद्र प्रताप टहलते हुए चंद्रमुखी के कक्ष में आए। कैसी हो तुम चंद्रमुखी? यहाँ मन तो लगा तुम्हारा। महल में मेरे लिए सुख सुविधाएं के सारे साधन मौजूद हैं महाराज। लेकिन निसंकोच को चंद्रमुखी, क्या कहना चाहती हो?
मेरा मन बहुत घबरा रहा है महाराज, कहीं आपकी रानी मुझे भी न खा जाए। क्या कह रही हो चंद्रमुखी, हमारी रानी, इतना इल्ज़ाम लगाना मौत के बुलावा है। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन मैं झूठ नहीं कह बोल रही। मुझे वह रानी के रूप में कोई राक्षसी लगती है। हम अपनी आंखों से देखकर यकीन करेंगे चंद्रमुखी। यदि तुम्हारी बात गलत है तो तुम्हें मृत्युदंड देंगे। और रात के तीसरे पैर में, क्या तुम तैयार हो चंद्रमुखी? हाँ महाराज, मैं आपकी राह देख रही थी, चलिए। और दोनों दबे पांव रानी रूपमती के कक्ष की ओर बढ़ गए। रानी के कक्ष के आसपास खिड़की के पास पहुंचकर, देख लीजिए महाराज, रानी के कक्ष में जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी है। ओह, तुम्हारा कहना सच साबित हुआ चंद्रमुखी। महाराज, आप अपने अस्तबल के घोड़े की गिनती करवाइए। ठीक है, कल सुबह ही पता लग जाएगा। दूसरे दिन, महामंत्री, हमारे अस्तबल में कितने घोड़े हैं? हमारे अस्तबल में 1000 घोड़े हैं महाराज। आप पता करें कि इस वक्त वहाँ कितने घोड़े हैं। और महामंत्री ने स्वयं अस्तबल में जाकर घोड़े की गिनती की। अरे, यह तो 880 घोड़े हैं, बाकी कहाँ गए? महाराज, राजमहल में। महाराज, अस्तबल में 120 घोड़े कम हैं। ओह, चंद्रमुखी का संदेश ठीक निकला। हमारी रानी अस्तबल में 120 घोड़े को मारकर खा गई है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आपको अवश्य ये धोखा हुआ है। नहीं महामंत्री जी, मैंने अपनी आंखों से रूपमती के कक्ष में जानवरों की हड्डियां देखी हैं। रूपमती राक्षस नहीं है। महाराज, रानी के महल में किसी भला रानी को महल में किस चीज़ की कमी है? फिर वह आपके विवाह के वर्षों बीत गए, आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। क्या तुमने अपने राजा पर विश्वास नहीं है महामंत्री? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं महाराज, आप झूठ नहीं बोल सकते। फिर भी महारानी से महाराज किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। अब इन्हें कैसे समझाऊं? हाँ, हम सब रानी से पूछेंगे। और रानी रूपमती के कक्ष में, रानी, तुम्हारे कक्ष में जानवरों की हड्डियाँ कहाँ से आती है? पता नहीं स्वामी, मैंने पहरेदारों से पूछ चुकी हूँ, सख्त पहरा भी लगवा चुकी हूँ, फिर भी न जाने कौन हड्डियाँ फेंक जाता है। झूठ बोलती हो तुम रूपमती, तुम राक्षस नहीं हो। तुम्हें जानवर का मांस खाने का शौक है। मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में नहीं रखना चाहता। स्वामी, आप यह क्या कह रही हैं? मुझे इतना बड़ा इल्ज़ाम कि मैं राक्षस नहीं हूँ। नहीं स्वामी, नहीं, तुम राक्षस नहीं हो रूपमती। किसी दिन तुम मुझे भी मार कर खा जाओगी। यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, यहाँ से मत निकालिए। मुझे सबका हित देखना है, चाहे रानी हो या प्रजा। महाराज, राजा का सबसे एक जैसा न्याय करना होता है, और मैं तुम्हें राज्य से बाहर निकालने का दंड देता हूँ। तभी चंद्रमुखी कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, इसे राज्य से बाहर निकालने से खतरा बन रहेगा। मैं समझा नहीं चंद्रमुखी। अगर इन्हें यहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वन में सारे जानवर को खा जाएगी, और फिर इस राज्य के लिए भी खतरा बन सकती है। तो हम क्या किया जाए? इसकी आंखें निकाल दी जाए ताकि तभी खतरा टल सकता है। ठीक है चंद्रमुखी, यह काम तुम ही करो। वो राजा के कक्ष से चला गया। डायन, तूने मेरे स्वामी को मुझसे अलग किया, भगवान तुझे सजा देगा। तड़पा तड़पा कर मरेगी तुम मेरे तड़पने का वक्त, अभी तो तेरे तड़पने का वक्त है रूपमती। अंतिम बार तू अपनी आंखों से अपने महल को देख ले। चंद्रमुखी ने चाकू से रानी की चंद्रमुखी की दोनों आंखें निकाल दी। ही, अब तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है रूपमती ही। और चंद्रमुखी रानी रूपमती के साथ रथ में जंगल की ओर, चंद्रमुखी रानी रूपमती को रथ में बैठाकर जंगल में ले आई। अगर यह जिंदा रही तो मेरे लिए खतरा बन सकती है। इसे
खत्म कर देना ही उचित होगा। और एक अंधेरे कुएं में उसे रूपवती को धकेल दिया। ही अब राजा को अपने इशारे पर नचाऊंगी। और वह कुएं में परियां रहती थी। तुम कौन हो? मैं कुएं में कहाँ से गिरी? रानी रूपवती के सारी परियों को बता दी। तुम चुड़ैल चंद्रमुखी के यहाँ धकेल गई है और अब तुम रानी रूपवती हो। तो तुम रानी रूपवती हो। घबराओ मत परियों, तुम्हारी मदद करेंगे हम परी तुम्हारी मदद करेंगे। और परियां रानी को रूपवती को कुएं के बाहर ले आई। वो जादू की छड़ से उसने कुएं के पास अपनी झोपड़ी बना दी। और रूपवती, मैंने तुम्हारे लिए झोपड़ी बना दी है, तुम यहाँ रहो, तुम्हारी देख भाल परियां करेंगी। मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगी परी रानी? यह उपकार नहीं है, हमारा फर्ज है रूपवती। तुम्हारी आंखें राक्षसी चंद्रमुखी के पास है, इसलिए तुम्हारी आंखी की रोशनी वापस नहीं ला सकती। लेकिन तुम चिंता न करो, मत करो। तुम्हारी कोख में पलने वाला राजा रुद्र प्रताप का बेटा तुम्हारी आंखें वापस लौट आएगा। मैं उस दिन के लिए दुख उठा कर जिंदा रहूंगी। उधर महल में चंद्रमुखी, मैं कई दिन से सोच रहा था कि तुम्हारा विवाह कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, सोच रहे हैं महाराज। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी चंद्रमुखी? महाराज, गरीब और बेसहारा हूँ, मुझे आपका सहारा दिया, इसलिए आपकी बात नहीं काट सकती। तो फिर विवाह के लिए तैयारी करवाता हूँ। राजा चंद्र प्रताप ने चंद्रमुखी के साथ विवाह कर लेते हैं। आज मेरी इच्छा पूर्ण होगी। वो चंद्रमुखी रानी बनकर महलों का सुख भोगने लगी। उधर रानी रूपवती को एक पुत्र ने जन्म दिया। रानी रूपवती, तुम्हें चांद सा बेटा पैदा हुआ है। वो चंद्रमुखी की निगरानी, परियों की निगरानी में रूपवती का पुत्र पलने लगा। परियां की रानी ने उसका नाम राहुल रखा। अब वह 16 वर्ष का उसका था। माँ, मैं अपने बड़ा हो गया हूँ, रोज रोज जंगल के पक्षी पकड़कर नगर में बेचा करूँगा। मुझे डर है बेटा, कई जंगल का खुंखार जानवर रहते हैं। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो राहुल जंगल में तीतर बटेर पकड़ता और उसे नगर में बेचाता। यह तीतर बटेर कितने के दोगे? आप स्वयं उचित दाम लगा दिए। यह लो एक स्वर्ण मुद्रा और पिंजरा यहीं छोड़ दो। और राहुल ने लौट कर वह स्वर्ण मुद्रा अपनी माँ को हथेली पर रख दी। माँ, एक स्वर्ण मुद्रा में मेरी पहली कमाई। और एक दिन चंद्रमुखी की नजर राहुल पर पड़ी। ओह, कितना सुंदर युवक है, लड़का है। चंद्रमुखी ने ताली बजाई। तुरंत ही दासी कमरे में हाजिर हुई। क्या हुक्म है रानी साहिबा? उस पक्षी बेचने वाले लड़के को यहाँ बुला कर लाओ। तुम्हें महारानी ने बुलाया, चलो। क्यों? वह तुमसे पक्षी खरीदना चाहती है। ठीक है, चलिए। और महल में, प्रणाम रानी जी। तुम यह पक्षी कहाँ से पकड़ कर लाती हो बेटे? जंगल से महारानी जी। देखो, मैं तुम्हें रोज रोज तीतर बटेर खरीदूंगी। तुम जो भी तीतर बटेर पकड़ो मुझे ला कर दिया करो। ठीक है महारानी जी, लीजिए, मेरे पास यही तीतर बटेर है। यह लो 5 स्वर्ण मुद्राएं। और राहुल के जाने के बाद चंद्रमुखी सोच में डूब गई। वह लड़का एकदम रूपमती जैसा, कहीं उस रूपमती का बेटा ना हो। नहीं, रूपमती तो मैंने स्वयं अपने हाथों से कुएं में धकेल दिया था, वह मर गई। वह रूपमती का बेटा नहीं हो सकता। दूसरे दिन राहुल महल में पक्षी लेकर पहुंचा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम इतनी सी उम्र में पक्षी बेचने लगे। मेरा नाम राहुल है। मेरे
पिता नहीं है, माँ है वो अंधी है, और उसका नाम रूपवती है। और रूपवती, अच्छा बेटा तुम रहते कहाँ हो? हम जंगल के कुएं के पास रहते हैं महारानी जी। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया और बुरी तरह घबरा गई। रूपवती जिंदा कैसे बच गई? तुम जाओ राहुल, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा माँ। वो चंद्रमुखी अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाया। कमला तुम पक्षी बेचने वाले लड़के का पीछा करो और उसकी माँ कौन है? अच्छा महारानी जी। और कमली राहुल का पीछा करने लगी। यह जंगल में कहाँ जा रहा है? और कुएं के पास बनी झोपड़ी में राहुल का कमली झोपड़ी की खिड़की पर आकर खड़ी होगी। माँ माँ, यह रानी बहुत अच्छी है, मेरे सारे पक्षी खरीद लेती है और मुझे उचित चूना मदरा देती है। ओह, तू महल गया था? हाँ माँ, रानी माँ ने तुम्हारे विषय में पूछा। बेटे तुम आज के बाद महल नहीं जाओगे। क्यों माँ? बेटे राहुल वह रानी डायन है, उसने हमें दगा दी है और अब तेरी जान ले लेगी बेटे। ओह, तो यह रानी रूपवती है। मैंने कहा ना माँ, मैं तेरा बहादुर बेटा हूँ और तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और महल लौटकर कमली ने चंद्रमुखी को बताया, महारानी जी वह लड़का रानी रूपवती का है, रूपवती जिंदा है। ओह, तो मेरा संदेश ठीक निकला। कमली के जाने के बाद मुझे अब रूपमती के साथ उस लड़के को भी ख़त्म करना होगा, वरना दोनों किसी भी समय में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दूसरे दिन राहुल महल में पक्षी लेकर महल में आया। प्रणाम महारानी जी, आज मैं बहुत सारे पक्षी लाया हूँ। ओह, सापिन का बेटा, आज जाल में फंसाती हूँ। राहुल, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें सोने की 10 मोहरें दूंगी। काम बता दीजिए महारानी जी, अवश्य करूँगा। इस जंगल के अंतिम छोर पर लाल पहाड़ है, उसके पीछे मेरी माँ का महल है, उन्हें एक पत्र पहुँचाना है। ठीक है, मैं अभी तुम पत्र दो, मैं कल ही चला जाऊँगा। चंद्रमुखी ने राहुल को पत्र दिया। इस पत्र को जरा सावधानी से पहुँचाना राहुल। अच्छा। राहुल पत्र लेकर लाल पहाड़ी की ओर चल पड़ा। गर्मी होने लगी है, गर्मी से बुरा हाल हो गया है, अब थोड़ा विश्राम कर लूँ। और राहुल एक वृक्ष के नीचे लेट गया और सीधी नींद आ गई। उसी जंगल के रास्ते शिवजी और पार्वती जा रहे थे। पार्वती की नज़र राहुल पर पड़ी, उसका मन करुणा से भर उठा। स्वामी देखिए, किसी भीषण गर्मी में बालक जंगल में लेटा हुआ है, थक गया होगा, फिर ये आराम कर रहा होगा। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आपको सब समझ ही गए होंगे। यह बालक किसी भयानक षड्यंत्र का शिकार होने जा रहा है और सुख दुख तो पृथ्वी के इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये इस पर ध्यान मत दो और चलो, हमें देर हो रही है। नहीं स्वामी, इस बालक को संकट में उबारना होगा। तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल है प्रिय, मैं तुम्हारे लिए इसकी इतना कष्ट निवारण करना पड़ेगा। और शंकर पार्वती ने वेश बदलकर राहुल के पास पूछे। उठो उठो पुत्र, तुम्हें कहाँ जाना है? प्रणाम बाबा, मैं चंद्रमुखी की माँ के पास पत्र लेकर पहुँच रहा हूँ। क्या वह पत्र हमें दिखाओगे? अवश्य है बाबा, यह देखिए। और वृद्ध ने शंकर भगवान को वह पत्र खोल कर पढ़ा। माँ सुप्रा प्रणाम प्रणाम, यह रानी रूपवती का पुत्र है, इसे समाप्त कर देना ताकि राजा रुद्र प्रताप का राज सिंहासन पाने के का रास्ता साफ हो सके। तुम्हारी बेटी कनकटी। ओह, मुझसे इतना बड़ा धोखा। भगवान शंकर ने पत्र को बदल दिया। अब सर्पा राजकुमारी तुम चंद्रमुखी के बेटा समझेगी। जाओ बेटा। और राहुल पत्र लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। और लंबा सफर तय करने के बाद राहुल
सुरपा के महल में पहुंचा। वो दरवाजे पर राक्षस खड़ा पहरा दे रहा था। मुझे रानी चंद्रमुखी की माँ सुपरा से मिलना है, उनके लिए एक पत्र लेकर आया हूँ, चलो अंदर। और महल के अंदर जब सुरपा ने वह पत्र पढ़ा तो खुशी के मारे राहुल को अपने सीने से लगा लिया। अरे मेरा कनकटी क्या पुत्र हुआ, और इतना बड़ा भी हो गया, मुझे कनकटी ने कभी बताया ही नहीं मेरा नाती। वह कनकटी कौन है नानी? अरे कनकटी तेरी माँ है, असली नाम है। वह राजा रुद्र प्रताप के जाल में फंसाकर वह रानी बनी है। अब वह दिन दूर नहीं जब कनकटी राजा को मारकर राज्य पर कब्जा कर लेगी और हम मौज उड़ाएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा सुरपा। तेरी माँ ने यह पत्र लिखा है कि तुम अपने पास ही रखूं। बैठ मेरे पास, खाना लाती हूँ। अच्छा नानी। वो सरपा के जाते ही भयानक शकल वाले राक्षसों को महल में प्रवेश किया। मनुष्यगण और राहुल पर नजर पड़ते ही सरपा सूं पर झपटे। बड़ा स्वादिष्ट रहेगा, इसके नरम मुलायम गोश्त का स्वाद पहले मैं चखूंगा। हाँ हाँ हाँ, आज महल में कोई मनुष्य आया है। आज का भोजन। ठहरो, किसे शिकार बना रहे हो? यह तुम्हारी बहन का कनकटी का पुत्र है, तुम्हारा भांजा है। प्रणाम मामा। जीते रहो भांजे। माँ ना बताती तो अनर्थ हो जाता। हमारा लाडला भांजा। माँ, हम अपने भांजे के लिए जंगल से बढ़िया सा शिकार लेकर आते हैं। और सुरपा राहुल को महल में घुमाने लगी। नानी, हमें यह डंडा दो, इसे खेलने के लिए। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारे मामा के प्राण हैं। मामा के प्राण डंडे में? तो फिर मैं इसे नहीं लूँगा। मुझे दोनों मामा कितने प्यारे हैं लगते हैं नानी। ही बहुत बोला है। तेरी माँ कनकटी भी बहुत चालाक है पुत्र। हाँ नानी, जब हम वापस जाएंगे तो अपने साथ यह पिंजरा अवश्य ले जाएंगे। नहीं बेटे, इस तोते में तेरी माँ के प्राण हैं, इसे छेड़ना भी मत। ओह नानी, फिर तुम्हारे प्राण किस जानवर में होंगे? नहीं, मेरे प्राण जानवर में नहीं, इस झाड़ू में हैं। नानी, इस डबिया में क्या है? यह रुद्र प्रताप की रानी रुक्मणी की आंखें हैं। कनकटी ने आंखें निकाल ली थी। ओह, मेरी माँ की आंखें। परियों रानी ने कहती थी कि यदि मैं अपनी माँ की आंखें को कब्जे में करके वापस पाई जाए तो माँ देख सकती है। और तभी दोनों राक्षस खुसर खर दूषण और वापस आ गई। भांजे देखो, हमने तुम्हारे लिए हिरण का शिकार करके लाए हैं। मामा, हम मांस नहीं खाते। महल में हमें खाने को पकवान मिलते हैं, हम पकवान ही अच्छे लगते हैं। ओह, फिर तो हम तुम्हारे लिए पकवान ही बनाएंगे। माँ, कल भांजे को पकवान बनाना, ठीक है? और फिर दूसरे दिन दोनों मामा खरदूषण शिकार पर चले गए। नाती, हम तुम्हारे लिए पकवान बनाने के, तुम खेलो। अच्छा नानी। और सुपरा खाने बनाने में लग गई। तब अपनी माँ का बदला लेने के लिए यही मौका है। राहुल ने वह डंडा उठाया और जिसमें सवर दूषण के प्राण कैद थे। सवर दूषण, यह हुए तेरे टुकड़े टुकड़े। और खर दूषण के शरीर भी 2 हिस्सों में बट गया। आह आह। और फिर झाड़ू उठाकर सुपरा के पास आया। नहीं नाती, यह झाड़ू फेंक दे। इसे उठा कर लाया है तू, इसे दे दे, वहीं रख दे। इसे तो मैं आग में फेंकूंगा नानी। नहीं, आग में आ आ आ। और सुपरा राक्षसनी आग में के लपटों में जलकर राख हो गई। फिर वह राहुल अपनी
माँ की आंखों की डब्बी वाली उठा ली और अपने पास रख ली। और फिर जिस तोते में चंद्रमुखी के प्राण थे उसे लेकर राहुल के पास राहुल वापस चल पड़ा। और राजमहल पहुंचकर उसने तोता पिंजरे से निकाल लिया। अरे यह लड़का तो मेरी माँ के चुंगल से कैसे बच गया? और यह तोता, इस तोते में तेरे प्राण है कनकटी। तूने मेरी माँ को महलों से निकाल लिया, अब तेरी लाश महलों में से फेंकवाऊंगा। और राहुल ने तोते की टांगें तोड़ दी। ऐसा करते ही चंद्रमुखी के मुंह के बल गिरी। डायन, यह है तेरी टांगें। आह आह, मुझे मत मारो। राहुल ने जैसे ही तोते की गर्दन मरोड़ी, चंद्रमुखी की गर्दन टूट गई। मरते ही वह कनकटी राक्षसनी के रूप में बदल गई। अरे रानी चंद्रमुखी राक्षसनी, यह खबर आग की तरह फैल गई। राजा रुद्र प्रताप दौड़ा दौड़ा आए। अरे रानी, अरे राक्षसनी, ओह राक्षसनी, यह थी रूपवती। नहीं, जिस लड़के ने इसे मारा है उसे तलाश करो। लेकिन राहुल को तलाश में दौड़ इधर उधर कहाँ गए थे बेटे राहुल? माँ, मैंने चंद्रमुखी यानी कनकटी राक्षसनी को मार डाला है। यह रही तुम्हारी आंखें। और परियों की रानी ने आंखें रूपमती की आंखों वाली खाली जगह पर लगाकर जादू की छड़ी घुमा दी। वाह, मैं देख सकती हूँ राहुल मेरे बेटे, माँ। और तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचे। रानी जी, आप महल चलिए, डायन कनकटी और चंद्रमुखी मारी गई है। राजकुमार, आप भी चलिए, महाराज आपके लेने के लिए हमें भेजा है। चलो माँ, जाओ रानी, तुम्हारे सुख के दिन लौट फिर आए हैं। और रानी रूपमती राहुल के सैनिकों के साथ महल में आ गई। फिर ये रूपमती, हमें माफ़ कर दो, हमने डायन चंद्रमुखी के कहने पर आकर तुम पर जुल्म किया। उस दुष्ट राक्षसनी को सजा मिल गई। यह आपका पुत्र राहुल, इसी ने कनकटी को मारा है। आह मेरे बेटे, पिताजी। और रूपमती फिर से रानी बन गई और राहुल राजकुमार की जय हो। महाराज महारानी की जय हो। समाप्त दोस्तों।